अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैं इस वक्त अमेरिका ह्यूस्टन में मौजूद हूं और जिस तरह मैंने लोगों से कहा था कि आप मिलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरे व्हाट्सअप का नंबर जो आप लोगों के पास मौजूद है उस पर आप मुझसे रब्ता कीजिए। यहाँ मैं तकरीबन 20-25 दिन महीने के लिए हूँ, अपनी फैमिली के पास हूँ। यहाँ भी मेरी फैमिली रहती है, तो बस अभी ही पहुँचा हूँ। थकावट है, बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, लेकिन मैंने कहा पहले मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद मैं शादी अटेंड करके आया हूँ। दिल भर के फिर मैं सोऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर से आपके साथ वही रब्ता और सिलसिले सारे शुरू हो जाएंगे। तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 92 और उसके बाद मेरा नंबर है 313665550। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, +92 313665550। इस पर आप मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपकी मेरी यहाँ ह्यूस्टन में ज़रूर मुलाकात होगी। ठंड है बहुत ज़्यादा, मेरा दिल किया मैं ज़रा बाहर आके बैठूँ, लेकिन अंदर तो भाई हीटर है तो पता ही नहीं चलता। बाहर शदीद ठंड है और ये दिन है, सुबह ही है, लेकिन अच्छी खासी धुंध की वजह से सूरज का कहीं नामो निशान भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो फिर भी मैं बैठ गया हूँ। मैंने कहा चलें इधर मौसम को एंजॉय करते हैं, बाहर बैठ के एक हॉरर स्टोरी आपको सुनाते हैं। ये स्टोरी मुझे भेजी है, उनका नाम है दिल्ली इंडिया से उन्होंने कहानी को भेजा है और उनका नाम है जी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, सैयद अर्शी अबरार और न्यू दिल्ली इंडिया से ये जो कहानी है मुझे भेजी गई है। उन्होंने कहा नाम वगैरह सारे उन्होंने मुझे रियल लिख दिए थे, लेकिन मैं उसको फ़र्ज़ी करने जा रहा हूँ उन्हीं की ख्वाहिश पे। ये कहानी है उनके वालिद साहब की। बहुत ठंड है भाई। उनके वालिद साहब का नाम फ़र्ज़ी यहाँ पे मैं मिलता जुलता वसीम रखने जा रहा हूँ। अर्शी ने जो कहानी भेजी है ये असल में उनकी अम्मी की कहानी है, जो अम्मी को सुनाई थी। तो उनके नाना अबू बने मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो कहती हैं अम्मी ने जब कहानी सुनाई, वो कहते थे अक्सर हमारे जो वालिद साहब वसीम साहब थे, उनकी जेब के अंदर एक ब्रश होता था। उस ब्रश को वो निकालते, चूमते और फिर से अपनी जेब में रख लेते। उस बुर्श के साथ उनकी बेइंतहा अकीदत थी। ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत जो किसी ऐसी ही चीज़ के साथ हो सकती है जो इंतहाई तबर्रुक हो या उसके साथ जुड़ी यादें इतनी खूबसूरत हों कि आप उसको जेब से निकालें, एहतराम से आंखें बंद करें, उसको चूमें और उस लम्हे का, उस शख्स का, उस देने वाले का दिल में एहसास हो और चूमने के बाद वापस आप उसको एहतराम से जेब में रख लें। हम अक्सर ऐसा देखते और हंसते और वाले साहब से पूछते ये क्या है इस ब्रश का। अब मैं फौरी मैंने कहानी सुनी है और रिकॉर्ड करने बैठ गया हूँ। लफ्ज़ ब्रश लिखा हुआ है BRUSH, तो आई डोंट नो ये वही कंघे वाला ब्रश है या कौन सा। सो इसलिए मुझसे उनसे पूछ लेता, मुझे एक्सप्लेन कर देते, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा, इसलिए मैं लफ्ज़ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि कहानी में ये पता लगे या ना लगे ज़रूरी नहीं है, इसलिए इट्स ओके। तो उस ब्रश का निकालना और वालिद साहब का उसको चूम के वापस रखना अपनी जगह पे हर वक्त हमें जब नज़र आता तो हम लोग सारे चौंक जाते। ये हल्का हल्का शोर जो है ये हवा का शोर है या पता नहीं किस चीज़ का शोर है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और वालिद साहब की आंखों में वो अकीदत, वो मोहब्बत उस ब्रश को ले देख लिया। अक्सर हम उनसे कहते अब्बा हुजूर इस कहानी को सुना दीजिए, क्या जुड़ी हैं इससे आपकी यादें, क्या है। वो मुस्कुरा देते और खामोश हो जाते और आखिर एक दिन ऐसा उनके दिल में बात आ ही गई और कहा क्या पूछना चाहते हो पूछो। हमने कहा इस ब्रश के साथ क्यों इतनी वाबस्तगी है आपकी, हमें भी तो बताइए। और आखिर वो कहानी सुनाने के लिए बैठ गए। उन्होंने बताया हम अपनी औलाद की 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनका तीसरा नंबर था बड़ा भाई, उसके बाद बहन और तीसरा नंबर वसीम का था। बाद में ये दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, उससे पहले एक और गांव का उन्होंने नाम लिखा है, क्योंकि उन्होंने कहा फ़र्ज़ी लिखना है तो मैं गांव ही कह देता हूँ, इंडिया का एक गांव। वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा घर था।
इतना बड़ा घर कि उसका एक जो मेन दरवाज़ा था उससे अंदर दाखिल होते तो अंदर वो जो घर था 2 हिस्सों पे था। दीवार तो बीच में नहीं थी, लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जो पुख्ता बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था, और उसका राइट साइड वाला जो हिस्सा था वो आज भी कच्चा था, मट्टी का बना हुआ था। उस कच्चे हिस्से के अंदर जहाँ 2 कमरे ऐसे थे जो बिल्कुल कच्चे थे, उन्हीं में एक कमरा, जब वसीम ने होश संभाला तो उसको लगा कि इन दोनों कमरों में कोई भी रिहाइश इख्तियार नहीं करता, लेकिन जब भी वसीम उस कमरे के अंदर जाता तो उसको उस कमरे के अंदर एक खुशी का एहसास होता। वो उस खुशी को कोई लफ्ज़ नहीं दे सकता था, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि उस कमरे में जाने से उसका दिल खुश हो जाता है। तो अक्सर उस कमरे में जाता, यहाँ तक कि जब बड़ा होना शुरू हो गया तो वो उस कमरे में उसने घर वालों से इजाज़त लेके सोना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी घर का हिस्सा था, कोई दूर दूर तो था नहीं, ना ही बीच में कोई दीवार थी। तो खुशी खुशी यूँ उसको इजाज़त भी मिल गई। अब वसीम उस कमरे में रहता तो था, लेकिन क्यों पता नहीं उसका दिल करता कि यहाँ पे वो अगरबत्ती लगाए, दिया जलाए। ये वो दौर था जब बिजली और ये चीज़ें वैसे भी नहीं थीं, तो दिए तो लोग जलाते थे, लालटेन तो लोग जलाते थे, लेकिन अगरबत्ती भी उसी दौर में खुशबू के तौर पे इस्तेमाल होती थी। लोग अपने घरों में अगरबत्तियां जलाते थे। लेकिन इस कमरे में उसको क्यों ज़रूरत पेश आई, उस बच्चे को जिसके दिल की खुशी इस बात पे थी कि वो इस कमरे में सोता है, कि वो अगरबत्तियां अक्सर ले आता और लगा देता, दिया जलाता। एक दिया रोशनी के मकसद के लिए जलाया जाता है। वो जो दिया जलाता था वो इस अंदाज में दिए को आग लगाता जैसे उसके मन में, उसके दिल में ये ख्वाहिश होती, ये दिया किसी के लिए है। किसके लिए है वो नहीं जानता था। वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि अकेला इस कमरे में सो सके, लेकिन कितने सालों से इस कमरे में सोता आया था, अब उसका खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बहुत ही सादा ज़िंदगी थी, प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी। वक्त गुजरता रहा, अब वो जवान हो चुका था उसी कमरे में सोते हुए कि एक रात उसी तरह उसने अगरबत्तियां जलाईं, दिया जलाया और अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। इंसान का शऊर जब सो जाता है तो रात को सोते हुए उसका लाशऊर जाग जाता है, और लाशऊर ही होता है जो आपको सोते हुए ख्वाब दिखाता है। तो उस लाशऊर ने भी उसको एक ख्वाब दिखाया। रात को सोते हुए उसने ख्वाब में देखा कि वो अपने घर के उसी कमरे में मौजूद है, शाम का टाइम है, और आता है वो दिया जलाता है। जैसे ही दिए को वो आग लगाता है तो दिए की जो रोशनी फैलती है सामने, तो उसको एक अक्स सा नज़र आता है, जैसे किसी का पीछे और भी साया है। वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे जो साया है उसको हिलता हुआ सा महसूस हुआ। कमरे में तो वो अकेला था जो दिया जला रहा था, तो पीछे किसका साया था? तभी वो मुड़ के उसने देखा तो वो जिस हस्ती का साया था वो सफ़ेद बारिश एक इंसान था। उसका चेहरा इतना चमकता दमकता था, एहसास होता था जैसे रोशनियों का ये चेहरा बना हो। सफ़ेद दाढ़ी थी, पलकें भवें सफ़ेद थीं, बाल सफ़ेद थे, लिबास भी सफ़ेद था और रोशनियों का इंसान नज़र आता था। उसका कदो कामत, बाजू, हाथ, टांगे, मुंह, चेहरा सब कुछ इंसान की तरह था, लेकिन एक ऐसा इंसान जो रोशनियों से बनाया गया हो, नूर ही नूर उसमें से निकल रहा हो। अब वो बच्चा नहीं रहा था, जवान हो गया था। समझ सकता था कि जिसको पीछे खड़ा मैंने देखा, साया सा महसूस किया, तो कमरे में तो मेरे अलावा था ही कोई नहीं, तो कौन आ सकता है? यकीनन ये चौंका देने वाली बात थी। और जैसे ही वो चौंका तो एक बुज़ुर्ग शख्स तो मौजूद था, लेकिन रोशनियों से बनाया गया बुज़ुर्ग। उसी लम्हे वो समझ गया ये इंसान नहीं, कोई और हस्ती है। वो उस बुज़ुर्ग हस्ती को देख के मुस्कुरा पड़ा, डरा नहीं। उसके मन ने कहा जैसे तुम्हें इन्हीं का इंतज़ार था, तुम इन्हीं के लिए दिया जलाते थे, और वही हस्ती आज अपने दिए की रोशनी को देखते हुए तुम्हारे सामने आ गई है। जैसे ही वो उस बुज़ुर्ग को देख के मुस्कुराया तो वो बुज़ुर्ग आगे बढ़े और इंतहाई प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, और ना सिर्फ उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा, वहीं पे उन्होंने ऐसे लगा जैसे वो जो सफ़ेद कुर्ता सा उन्होंने पहना हुआ था उसके अंदर हाथ डाला, और जब हाथ बाहर निकाला तो मुट्ठी सी बंद थी, और यूं मुट्ठी उसके हाथ
खोल दी उसके सामने। जैसे ही वो मुट्ठी वसीम के सामने खोली तो उस मुट्ठी के अंदर एक बादाम था। वही बादाम जो हम आम दिनों में, आम जिंदगी में खाते हैं, लेकिन इस बादाम की खास बात यह थी, इतना बड़ा बादाम उसने आज तक नहीं देखा था। ये एक्स्ट्रा लंबा था, यानी कि आप कह सकते हैं जितनी इंसान की ये उंगली होती है शहादत वाली, तकरीबन एक उंगली जितना बड़ा बादाम था। लंबाई में बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसको देख के चौंक गया और उन्हें इशारा किया, मुट्ठी खोल के उसको कहा, ये उठा लो। वो बोले नहीं। वसीम ने उस बादाम को उठा लिया और उन्हें इशारा किया, इसको खाओ। और उसने जैसे ही उसको खाया तो उसको लगा ये है तो बादाम, लेकिन इसका जायका आम दुनियावी बादाम के जायके से कई गुना बेहतर है, लेकिन चेंज नहीं है बादाम। एक इंतहाई अच्छी क्वालिटी का बादाम। उसने जैसे ही बादाम खाया तो बुजुर्ग साथ ही गायब हो गए। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा था। उसी कमरे में वो मौजूद था, सुबह हो चुकी थी और उसने ख्वाब देखा था एक बुजुर्ग आए हैं और उसको बादाम खिला के चले गए हैं। वो हैरान हुआ और उसके बाद उठा, अपने कामों में मसरूफ हो गया। जब रात को अपने बिस्तर पे सोने के लिए आया, जिस तरह इंसान बिस्तर झाड़ता है, बिस्तर झाड़ा और तकिए को भी झाड़ने के लिए उठाया, तो उसी तकिए के नीचे उतना बड़ा जो उसने ख्वाब में बादाम देखा था, बादाम रखा हुआ था। वो हैरान सा हुआ, ये तो वही बादाम है जो मैंने ख्वाब में देखा था, लेकिन वो तो ख्वाब था और ये बादाम हकीकत। उसने जैसे ही बादाम को उठाया, उतना बड़ा लंबा बादाम जो उसने ख्वाब में देखा, और जैसे ही उसको खाया तो उसका जायका बिल्कुल वैसा था जैसा उसने ख्वाब में देखा था। उसने तकिया झाड़ा, अपनी जगह पे वापस रखा और सो गया। और उसी रात फिर से उसने ख्वाब देखा कि वही बुजुर्ग फिर से तशरीफ़ लाए हैं और उसको खाने के लिए बादाम दिया है। और जब फिर से वो सुबह उठा तो पहली रात तो वो ख्वाब समझ के चला गया था, दूसरी रात थी, सेम ख्वाब था बादाम वाला। तो उसने उठते ही पहला काम किया, अपने तकिए को हटाया तो तकिए के नीचे बादाम रखा था। तो एक बात क्लियर हो गई थी, कल तो हो सकता था कि कोई और बादाम रख के गया हो, सवाल वहाँ पे भी मौजूद था। इतना बड़ा बादाम कहीं दुनिया में उसने नहीं देखा था, लेकिन शायद किसी कोने में ऐसा बादाम होता हो। लेकिन आज रात जब वो सोया था तो तकिया उसने खुद ही उठा के रखा था, नीचे कुछ भी नहीं था और बुजुर्ग आके बादाम दे के गए। और जैसे उठ के उसने देखा तो नीचे बादाम रखा था। ये बात क्लियर हो गई थी कि एक नेक हस्ती, नेक बुजुर्ग जिन है जो उसको बादाम देकर जाता है और वो बादाम खाता है। और यूं ये सिलसिला चल पड़ा। अक्सर वो ख्वाब देखता और उसके नीचे बादाम पाता, सुबह उठ के बादाम खा लेता। वहीं पे एक रात फिर से उसने ख्वाब देखा, वही बुजुर्ग हस्ती उसके ख्वाब में आई और उससे पहली दफ़ा हम कलाम हुई। वो अदब से उनके सामने खड़ा था कि वो बुजुर्ग बोले, वसीम तुम हमें अच्छे लगे हो, तुम इस कमरे की सफाई करते हो। वो हमेशा इस कमरे को झाड़ू लगा के रखता था, साफ सुथरा करके रखता था, अगरबत्तियां जलाता था। जब से उसको बादाम मिलना शुरू हुआ तो वो पहले से ज़्यादा उसकी केयर कर रहा था। केयर वो इस कमरे की पहले भी करता था, झाड़ू लगाता, सफाई करता, इस कमरे के अंदर इस अंदाज में बना के रखता जैसे वो नहीं कोई और भी इस कमरे में रहता है, जबकि अभी तक उसने ख्वाब नहीं देखा था। फिर भी सफाई उस कमरे के अंदर, अगरबत्तियाँ। और जब बुजुर्ग हस्ती ने बादाम दे दिया तो अब तो वो और ज़्यादा ख्याल रखता था, इस अंदाज में कि कोई गुस्ताखी या बेअदबी ना हो। वक्त गुजरा और एक दिन फिर से वो बुजुर्ग उसके जब ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा, वसीम तुम हमें बहुत अच्छे लगे हो, बस एक हमारी बात हमेशा याद रखना, हम तुमसे मिलने आते हैं, इस राज को कभी किसी पे अफशा ना करना। जब तक ये राज राज रहेगा हम तुम्हारे पास आते रहेंगे, लेकिन जब कभी तुमने इस राज को फाश कर दिया, लोगों को बता दिया, तो फिर वो तुम्हारा और हमारा आखिरी दिन होगा, फिर हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। और ये जुमला उन्होंने क्यों कहा था
उस नेक बुजुर्ग हस्ती ने क्या रीज़न थी जिसकी वजह से उनको आके वसीम को ये समझाना पड़ा था कि ये राज राज रखना। उसकी रीज़न ये थी कि वो सिर्फ अब उसको बादाम नहीं दे रहे थे, बल्कि वहाँ उस गांव के अंदर जितने भी मामलात थे, कुछ ऐसे मामलात जो इंतहाई परेशान कुन होते थे, तो वो ख्वाब में आके वसीम को बता देते थे। ऐसा ही एक वाक़या हुआ। उनके बिल्कुल घर के साथ एक घर था, उनकी चोरी हो गई, काफ़ी बड़ी चोरी। और जब वो सुबह उठे और उनको पता लगा घर के अंदर चोरी हो गई है, तो एक शोर था जो पूरे घर के अंदर था। बात उन तक भी पहुंची और गांव में उस वक्त जिस तरह मैंने कहा मोहब्बतों का दौर था, तो लोग फ़ौरन शोर को सुन के पहुंचते थे मदद के लिए। वसीम के घर वाले भी उस 7 हमसायों के घर मदद के लिए पहुंचे कि क्या हुआ, तो पता लगा चोरी हो गई है, अच्छा खासा कीमती सामान चोरी हो गया है। गांव में जब चोरी हो जाती थी तो चोरी कहाँ मिलती है? उस वक्त चोरी का मिलना नामुमकिन था। लेकिन वसीम जब उस रात को सोया तो उसने ख्वाब के अंदर उसी बुजुर्ग को देखा। वो खुद से आए और वसीम से हम कलाम हुए कि जो तुम्हारे घर हमसायों के घर में चोरी हुई है वो फलां शख्स ने की है, फलां शख्स चोर है, उसके पास सारा सामान है और उसने सामान भी अपने घर के अंदर छुपा के रखा हुआ है। जब वो सुबह उठा तो उसको पता था कि बुजुर्ग उसको सिर्फ बादाम नहीं देते, आज एक ऐसा राज भी बता गए हैं जिससे चोर का पता लगता है। अब मसला ये था घर वालों को कैसे बताया जाए कि उसको कैसे पता लगा। तो उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं इबादत करता हूँ, वज़ाइफ पढ़ता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं। मैंने ख्वाब देखा है कि जो हमसायों की चोरी है वो फलां शख्स ने की है और सामान भी उसके घर के अंदर अभी तक मौजूद है। वसीम के घर वालों ने यह खबर हमसायों तक पहुंचा दी कि ऐसे ऐसे वसीम कह रहा है और ऐसी ऐसी बात है, हमें तो नहीं पता कि वो वज़ाइफ करता है या क्या। उसने पहले हमसे जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका ये कहना है। तो हमसायों ने उसी लम्हे इस बात को इतना सीरियस लिया कि हमें भी इसी पे शक है, और अगर वसीम कह रहा है कि उसके घर के अंदर सामान मौजूद है तो हम उसकी बीवी से रब्ता कर सकते हैं। उसकी बीवी एक अच्छी खातून है, अगर वो चोरी करके ले गया तो उसकी बीवी ज़रूर बता देगी, और उसकी बीवी जितनी नेक और परहेजगार औरत है, उससे हम अगर इस तरीके से बात करें कि घर के अंदर तलाशी ले तो किसी को पता लगे बगैर वो सामान ट्रेस हो सकता है। और यूँ उसकी बीवी से जब रब्ता किया गया, उसने घर के अंदर देखभाल शुरू की, पूरे घर की उसने छानबीन की, तो घर के अंदर वाकई चोरी का सामान मौजूद था। यूं घर वालों को अब ये ज़रूर एहसास हो गया कि वसीम ने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की वजह से चोरी का पता लग गया। तो ये शुरुआत थी उन सिलसिलों की जो अक्सर कभी कोई ऐसा वाक़या होता, कोई छोटी मोटी ऐसी बात हो जाती तो वसीम से राय ली जाती कि तुम अपने वजीफ़े से जो अमल करते हो, रूहानियत पढ़ते हो, उससे ज़रा पता लगाओ ये क्या हुआ है। और वो सोता और बुज़ुर्ग हस्ती आके ख्वाब में उसको बता देती कि ये ऐसे हुआ है। लेकिन इसकी पब्लिसिटी, इसकी मशहूरी इस तरह गांव में नहीं हुई थी कि उसको कोई पीर फ़कीर समझ लेता या सब उसके पास आते। घर वालों ने उसको खुफिया ही रखा था कि बच्चा है बता देता है, नौजवान था वो बता देता है, अच्छी बात है। लेकिन बादाम अब भी वो उसको खाने के लिए दे जाते थे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन वो सुबह उठा और तकिए के नीचे बादाम उसको मौजूद था। शुरू में तो बुजुर्ग बाकायदा आते और बादाम दे के जाते थे, लेकिन अब बादाम मौजूद होता था। बुजुर्ग ना भी आते तो उसके तकिए के नीचे बादाम होता था। उसने अहद किया हुआ था कि वो कभी भी इस बुजुर्ग नेक हस्ती के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा, और ऐसा ही उस पर अमल पैरा था। एक दिन वो उठा, उसको जल्दी थी, वो लेट उठा, जल्दी से उसने तकिया उठाया, नीचे बादाम मौजूद था। बादाम उसने अपनी जेब में डाला कि अभी खाता हूं, और जल्दी से तैयार होने भाग पड़ा। काम में ऐसा मसरूफ़ रहा, इतना थक गया, शाम को कपड़े भी ऐसे मैले से हो गए कि बहन ने पूछा, जो उससे बड़ी थी, दूसरे नंबर वाली, कि तुम्हारी कमीज़ मैली हो रही है, मैं कपड़े धोने लगी हूं, ये मुझे दे दो, मैं धो दूं।
उसने भी कमीज़ उतार के बहन को दे दी। और जब बहन कमीज़ धोने लगी तो उसने वैसे ही एहतियातन जेब में हाथ डाला, कोई पैसे वगैरह कोई चीज़ तो नहीं है, ताकि वो धुल ना जाए। और तभी उसके हाथ एक बादाम लगा, इतना बड़ा बादाम जो उस लड़की ने कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा था। हाँ, वो बादाम ही तो था, लेकिन बहुत बड़ा। और जब उसने उस बादाम को खाया तो उसका जायका बहुत ही लजीज था। उसने इतना मज़ेदार बादाम उसने इतना मज़ेदार बादाम ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया था। उसने आधा बादाम खा लिया और आधा अभी तक उसके हाथ में बाकी था कि वो भाई के पास पहुंची और बोली, वसीम, ये बादाम कहाँ से आया है? वसीम चौंक पड़ा। उसको याद आया कि हाँ, वो सुबह बादाम खाना भूल गया था और उसकी जेब में रह गया था, और उसकी बहन ने कपड़े धोने से पहले उसकी जेब की तलाशी ली है तो उसमें से बादाम निकल आया है। उसने कहा, पता नहीं ये कहाँ से मुझे मिला है, ये कहाँ से तुम्हें मिला? उसने कहा, तुम्हारी कमीज़ में था। उन्हें कहीं से आ गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहन थी, शक में पड़ गई। उसने बहुत ज़्यादा पूछा लेकिन भाई ने नहीं बताया। अब जब भी बहन और भाई का आमना सामना होता तो बहन उससे पूछती, वसीम, मुझे बता दो वो बादाम तुम्हें कहाँ से मिला था? और वो टाल मटोल कर देता, क्योंकि उसकी बहन में एक बात चल रही थी, उसके जहन के अंदर एक बात, कि ये अक्सर चोरी का भी बता देता है, अक्सर गुमी हुई चीज़ का भी बता देता है। कोई मसले का हल समझ नहीं आ रहा होता तो ये कहता है मैं रूहानियत वज़ाइफ करता हूँ, मसले का हल भी बता देता है, कुछ तो है इसके पास। और ऊपर से एक बादाम भी, ऐसा बादाम जो उसने ज़िंदगी में इससे पहले लजीज और इतना बड़ा बादाम उसने नहीं खाया था। और भाई से जिस अंदाज में उसने सवाल पूछा था तो भाई एक मुतमईन करने वाला जवाब नहीं दे सका था, तभी वो चौंक गई थी। वक्त गुजरता रहा, बहन उससे पूछती रही और वो उसी तरह राज को राज रखता रहा, हालात चलते रहे। वक्त गुजरते गुजरते एक दिन बहन ने कहा, भाई काम जाना है, मेरे साथ चलो। और वो अपनी बहन के साथ चल पड़ा। उसकी बहन उसको खेतों में ले गई और वहाँ पे उसने उसको पकड़ के उसका हाथ अपने सर पे रख दिया और कहा, तुम्हें अपने बहन की सर की कसम, अगर तुमने मुझे ना बताया तो याद रखना तुम्हारी बहन मर जाएगी। मैंने तुम्हें अपने सर की कसम दे दी है, अब तुम्हें बताना पड़ेगा। वो एकदम से चौंक गया, अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की तो बहन ने कहा, नहीं, तुम्हारा हाथ मेरे सर पे ही रहेगा और मैं तुम्हें कसम दे चुकी हूँ। बताओ भाई, मुझे वो बादाम कहाँ से आया था, कहाँ से लाए हो वो बादाम? तो ये तुम्हें चीज़ें कैसे पता लग जाती हैं? तुमने चोरी के बारे में बताया, ये आसान नहीं है। हर वो मुश्किल फ़ैसला, मुश्किल मरहला तुम हल कर देते हो। तुम इतनी ताकतवर नहीं हो, मैं अपने भाई को जानती हूँ। तुम जिस कमरे में सोते हो मैं उस कमरे में भी गई हूँ, वहाँ पे तुम अगरबत्तियाँ जलाते हो, उस कमरे में खुशबू सी होती है। और अक्सर मैंने तुमसे पूछा भी कि उस कमरे में क्यों सोते हो, तो तुम कहते हो गर्मियों में उस कमरे में ठंडक का एहसास होता है। तो कुछ तो है, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। अब वो बहन की कसम में ढीला पड़ गया और बहन ने जब देखा भाई ढीला पड़ रहा है तो वो समझ गई कि इसको मैं और इमोशनल करूं, इसको और ब्लैकमेल करूं तो ये बता देगा। तो उसको और कस्में देना शुरू हो गई, उससे और खरीदना शुरू हो गई, पूछना शुरू हो गई। करते करते आखिर देखा कि वो बताने के लिए तैयार हो गया है। और तब उसने अपनी बहन से वो सारी बात बता दी कि किस तरह एक नेक बुजुर्ग हस्ती उसके ख्वाब में आती है और उसको बादाम देती है, किस तरह वो चोरी का उसको बताती है और किस तरह एक नेक बुजुर्ग हस्ती। तो बहन ने पूछा, वो हस्ती कैसी है? उसने कहा, एक बिल्कुल सफ़ेद बारिश सा बुजुर्ग है जिसके अंदर से नूर ही नूर है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देखा जा सकता है। उसमें आंखें, नाक, कान, होंठ, पलकें, सब कुछ है, लेकिन ऐसे जैसे रोशनियों की बनी हुई है। उसका हाथ मुट्ठी बंद किया हुआ हाथ जब उस दिन मेरे सामने आया था तो एक हाथ ही था, लेकिन ऐसे लगता था इतना गोरा चिट्टा हाथ जिसमें से रोशनियाँ निकल रही हैं। मैं उस हाथ को पकड़ना चाहूँ तो मेरे हाथ में कोई हाथ नहीं आता, मेरे हाथ में कोई लम्स नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उस हाथ को मैं थामना चाहूँ तो मेरे हाथ में किसी का हाथ आता है। मुझे ऐसा लगता है एक खला है, खला के अंदर मेरा हाथ मौजूद है। तब मुझे अंदाज़ा हो गया था वो इंसान नहीं, वो एक नेक बुजुर्ग जिन है। जब वो सारी बात उसको बता चुका तो उसकी बहन के दिल में पहले से ही लालच था, तभी तो वो पीछे पड़ी थी, क्योंकि वो अमीर होना चाहती थी, वो दौलत मंगवाना चाहती थी।
और उसने ये सब कुछ क्यों किया था, उसकी थी वो कंगन। क्योंकि कुछ अर्सा पहले वसीम को पैसों की ज़रूरत थी, बहनें घर में थीं और उनका रिश्ता करना था। उसको तकरीबन 60 से 65 हज़ार की ज़रूरत थी। बहुत कुछ था जहेज़ में देने वाला, बहुत सारे ऐसे काम थे जो करने वाले थे, पर वो शदीद परेशान था। वो काम जो कर रहा था उससे इतना पैसे नहीं मिलते थे, भाइयों के पास भी इतने पैसे नहीं थे। वो भरपूर कोशिश कर चुका, लेकिन कहीं से भी जब पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ, और वो परेशानी की हालत में शदीद परेशान था, जब रात को सोया तो वही नेक बुजुर्ग उसकी ख्वाब में आए और उससे बोले, क्यों परेशान हो वसीम? बोला, हजूर आप तो सब जानते हैं मुझे पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, परेशान मत हो, हमसे कह दिया करो। तुम्हारे तकिए के नीचे 2 सोने के बने हुए कंगन हम रख के जा रहे हैं, इसको बेच लेना, तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। और जब वो सुबह उठा तो उसके तकिए के नीचे वाकई 2 मोटे मोटे सोने के बने हुए कंगन रखे हुए थे। 60-65 हज़ार उस दौर में बहुत बड़ी रकम होती थी, लेकिन वो इतने अमीर कबीर नहीं थे कि एकदम अरेंज कर लेते। खाते पीते लोग ज़रूर थे, लेकिन अभी ज़रूरत थी उनको फौरी तौर पे। 2 बहनों की शादी करनी थी, बहुत कुछ करना था। और जब उसने कंगन देखे, खुश हुआ, कंगन जेब में रखे और निकल गया बेचने के लिए। जहां कहीं वो कंगन लेके जाता, वो एक शहर में नहीं, एक छोटे से गांव में रहता था। छोटे से गांव के साथ जो छोटा सा शहर था, वहां पे पहुंचा। जिसको भी कंगन दिखाता तो वो उसको कहते, नहीं नहीं ये नकली हैं। उसकी हालत को देखते, कंगन को, सोने को, और इतने भारी भरकम सोने को देखते तो वो कोई नकली कहता, और कोई कहता तुम चोरी करके लाए हो, तुम्हारे पास इतने मोटे कंगन कहां से आए। भरपूर कोशिश के बावजूद उन कंगन को वो बेच नहीं सका। अब हवा बहुत तेज़ चल पड़ी है, और ये मैंने जैकेट इसलिए की है कि माइक को हवा टच ना हो। या वो उसने जितनी बेचने की कोशिश की, कंगन कोई भी लेने को तैयार नहीं था। अगर कोई लेने के लिए तैयार भी हुआ तो वो मुफ्ता लेने के लिए तैयार था, इतने कम पैसे देने को तैयार था जिसको बेचना नहीं चाहता था। वो बहुत महंगे सोने के कंगन थे, और कोई चोरी का कहता और कोई कुछ कहता, यहाँ तक कि वो मायूस सा लौट के घर आ गया और ये सोचते सोचते बिस्तर पर लेट गया कि मैं कहाँ सोने के कंगन बेच सकता हूँ, मुझसे कौन लेगा। वाकई वो तो यही समझेंगे ये चोरी के हैं, क्या करूँ अब। और जब रात को सोया तो फिर वो नेक बुजुर्ग हस्ती ख्वाब में आई और कहा, परेशान हो, बेच नहीं सके, हम जानते हैं, अब ऐसा करना, एक दुकान का हम तुम्हें बताते हैं, वहाँ पे जाके बेच देना। उन्होंने उसको उस दुकान का और उस सुनियारे का भी बता दिया। अगली सुबह उठते ही सुबह उसने पहला काम किया, मुंह हाथ धोया और निकल पड़ा, उसी दुकान पे पहुंचा। और जब उनको कंगन दिखाए तो उन्होंने देखते ही कहा, ठीक है, हम तुम्हें इसके 70,000 देने को तैयार हैं। उसने भी 60-65 हज़ार ज़रूरत थी उसकी। उसने फ़ौरन उनको कंगन दिए और 70,000 लेके घर पहुंचा। घर वाले हैरान थे कि इतनी बड़ी रकम का वो कैसे बंदोबस्त कर सका है। तो उसने कहा, आप लोग इस्तेमाल कीजिए, मैंने अरेंज किया है, मैं वक्त के साथ उतार दूंगा, मेरे ऊपर शक मत कीजिए, कोई मैंने गलत काम नहीं किया, ना कभी ज़िंदगी में करूंगा। अभी आप लोग जिस नेक मकसद के लिए फंसे हुए हैं उसको हल कीजिए, मैं उतार दूंगा जहाँ से भी मैं करके आया हूँ। उसने मुतमईन कर दिया घर को, सिवाय उसकी बहन के सब मुतमईन हो गए थे, उसकी बहन मुतमईन नहीं हुई थी। नौजवान था, उसके दोस्त थे, उसके बहुत सारे मामलात थे, और वो यही तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि उसकी दोस्तों की मदद है, उसके साथ हेल्प की गई है और वो उनके उतार देगा। लेकिन उसकी बहन जानती थी कि नहीं, उसके भाई इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। तभी वो उसको अलग से ले गई थी और तभी उसको अपने सर की कसम दी थी, उसका हाथ पकड़ के अपने सर पर रख दिया था कि उससे पूछ सके कि वो बादाम कहाँ से आया, क्योंकि वो जानती थी इतनी बड़ी रकम मेरी भाई बंदोबस्त नहीं कर सकता। अगर मेरे भाई ने इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त किया है तो मामला कुछ और है। तभी उसको बताना पड़ा कि बादाम भी और वो पैसे भी उसी बुजुर्ग ने कंगन की सूरत में दिए थे और जो मैंने जाके बेचे थे।
उसके दिल में पहले से ही लालच था, मज़ीद उसके दिल में लालच आ गया और वो भाई की सारी बात जब सुन चुकी तो दिल ही दिल में फ़ैसला करना शुरू हो गई कि अभी 2-3 दिन के बाद इससे फरमाइश करूँगी और मंगवाऊँगी कुछ ना कुछ, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो नेक बुज़ुर्ग अगर 70,000 का बंदोबस्त करके दे सकता है तो वो तो एक जिन है। वो तो इतनी दौलत उन्हें दे सकता है कि उनके वारे न्यारे हो जाए, वो अमीर हो जाएं। और बस वो भाई को लेके घर तो आ गई, लेकिन साथ ही साथ प्लानिंग करना शुरू हो गई कि अभी फौरी नहीं, कुछ दिनों के बाद फरमाइश करूंगी भाई से। लेकिन उसी ही रात जब वो उसी कमरे में अंधेरा करके उसी बिस्तर पे सोने के लिए लेटा तो रात ख्वाब में बुजुर्ग आए। वो थोड़ा सा मुतमईन इसलिए भी था कि उसने राज तो फाश कर दिया था, लेकिन उसकी बहन ने उसको ये कह के मुतमईन करने की कोशिश थी कि तुम्हारे उस नेक बुज़ुर्ग जिनको पता नहीं लगेगा। जब उसने बहन को सारी बात बता दी थी तो परेशान हो गया था कि ये बात तो उन बुज़ुर्गों को पता लग जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी इस राज को फाश मत करना, और मैंने तो तुम्हें बता दिया है। तो उसकी बहन ने उससे कहा, अगर तुम मुझे घर में खड़े होकर बताते तो ज़रूर उनको पता लग जाता, इसलिए मैं तुम्हें दूर लेके आई हूँ, इतनी दूर कि यहाँ उनको पता नहीं लगेगा कि हमारे बीच में क्या बात हुई है। इसलिए मुतमईन हो जाओ, उनको नहीं पता लगा कि तुमने ये राज किसी को बताया है। और हाँ, मैं ही तुमसे कह रही हूँ, आइंदा ये राज मेरे अलावा तुमने किसी को भी नहीं बताना। बस यूँ याद रखना, तुम्हारी मुझसे बात ही नहीं हुई। और वो भी मुतमईन हो गया कि हाँ, घर से बहुत दूर हूँ, शायद उस बुज़ुर्ग को पता नहीं लगा। लेकिन उस रात वो बुज़ुर्ग ख्वाब में आया और कहा, वसीम, तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तुमने वादा तोड़ दिया। हम कहीं पे भी हों हमें पता लग जाता है। तुमने वो राज अपनी बहन को बता दिया है। तुमसे यही कहा था, इस राज को कभी किसी को मत बताना। इसलिए आज से अल्लाह हाफिज़, तुम्हारी और हमारी ये आखिरी मुलाकात है। और उसके बाद वो चले गए। बुजुर्ग क्या गए कि उसी लम्हे उसकी आंख खुल गई। वो परेशान सा होकर उठ के बैठ गया कि ये मैंने क्या ख्वाब देखा है। और सुबह जब उठा तो उसके तकिए के नीचे एक बुर्श रखा था। बुर्श था, आज बादाम नहीं था। उसने बुर्श को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था, बुजुर्ग आए और बादाम रख के नहीं गए थे। उसने बहन से उठते ही कहा, तुम्हें मैंने बताया था, उनको बात पता लग गई है और मेरा बादाम नहीं आया जो तुमने खाया था, जो मैं रोज़ खाता था, तुम्हें बता चुका हूँ। उसकी जगह पे ये सिर्फ बुर्श आया है। ये बुर्श मेरी जेब में है। बुजुर्ग नहीं आए। हाँ, अगली रात भी वो नहीं आए, उससे अगली रात भी नहीं आए। और वसीम था कि रोए जा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। वो उस कमरे में जाता, वो उस हस्ती को पुकारता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन मुझसे ये राज उगलवा लेगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो गिड़गिड़ाता कई कई घंटे रोता रहता। लेकिन ख्वाब देखने की कोशिश करता और ख्वाब में कोई भी बुजुर्ग नज़र ना आता। इसी तरह रोते, गिड़गिड़ाते, झाड़ू लगाते, सफाई करते, रोज़ अब वो अगरबत्तियाँ जला रहा था। पहले वो कुछ दिन नहीं भी जलाता था, सुबह शाम अगरबत्ती जलाता, सुबह शाम वो रोता, सुबह शाम माफ़ी मांगता, दिया जलाता। हर वो जतन जो वो कर सकता था उसने हर वो कोशिश कर डाली। लेकिन बुज़ुर्ग अब उसके ख्वाब में नहीं आए, ना ही कोई बादाम आया। वो कह गए थे ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तभी वो रोता था और उस बुर्श को वो जो दे के गए थे उसको चूमता अदब से और जेब में रख लेता। कई रातें वो कोशिश करता रहा और जब 15-20 रातें कोशिश के बावजूद वो बुज़ुर्ग ख्वाब में नहीं आए तो उसको यकीन आ गया कि वो उससे नाराज़ हो गए हैं और अब वो उसके ख्वाब में नहीं आएंगे। और वो अपनी बहन के पास पहुंचा और कहा, बता दो, अब तुम्हें मेरे सर की कसम, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे क्यों पूछा? उसकी बहन भी शर्मिंदा थी और उसने उसको बता दिया थी तो बहन कि हाँ, मेरे दिल में लालच आ गया था। जब तुम पैसे लेके आए तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इतनी बड़ी रकम 70,000 तुम लेके आए हो, तुम अरेंज नहीं कर सकते। तुमने जब इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त किया तो मुझे उसी वक्त शक पड़ गया था कि तुम जिस तरह चोरी का बताते हो और जिस तरह बादाम इतना बड़ा मिला, मुझे समझ लग गई थी कि किसी हस्ती का ताल्लुक़ है तुम्हारे साथ। तभी मेरे दिल में एक लालच आया और मैं यही चाहती थी कि तुमसे उगलवा लूँ और उसके बाद उन बुज़ुर्गों से ख्वाहिश करूं कि हमें पैसा चाहिए।
अगर वो सोने के कंगन तुम्हें दे सकते हैं तो फिर हमें सोने की देग के बारे में भी बता सकते हैं जो घरों में दफन होती है। ख़जाने दफन होते हैं, हमें बता सकते हैं। मुझे नहीं पता था वो इस तरह नाराज़ हो जाएंगे। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाई ने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, बुज़ुर्ग को नहीं मना सका। यहाँ तक कि कई महीने जब गुजर गए और उसके दिल को सुकून ना आया तो रोते रोते एक दिन एक दरगाह पे पहुँचा, दरबार पे। दरगाह पे दिल खोल के वो रो रहा था कि वहीं उस दरबार के जो गद्दी नशीन थे उन्होंने एक नौजवान को रोते गिड़गिड़ाते देखा और लफ्ज़ों में जो मोहब्बत थी जिस हस्ती के लिए थी वो उसको भी पहचान गए। अपने मुरीद को इशारा किया, इसको हमारे हुजरे में लेके आओ। वसीम को वो उनके हुजरे में लेके गए। सामने वो गद्दी नशीन बैठे थे। कहा, नौजवान कौन है जो तुमसे नाराज़ हो गया है, जिसको मनाने के लिए इस दरगाह पे आए हो? उसने वो सारा दिल का हाल उनको बता दिया कि कैसे उससे गलती हुई, वादा तलाफ़ी कर बैठा और वो हस्ती उससे नाराज़ हो गई है, वो उनको मनाने के लिए दरगाह पे आया है। तो उस गद्दी नशीन ने कहा, हमारे पास एक चिल्ला है, अगर तुम वो चिल्ला करोगे तो वो हस्ती दोबारा तुम्हारे पास वापस आ सकती है, क्योंकि तुम्हारा इश्क, दीवानगी, रोना, उनसे माफ़ी मांगना, हमें लगा है कि वाकई तुमसे बात करनी चाहिए। और जिस तरह तुमने अपनी कहानी सुनाई है तो हमारा दिल है तुम्हें ज़रूर उस नेक हस्ती से दोबारा मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच नहीं था, तुमने सिर्फ वादा तोड़ा है। तुम्हारी बहन के दिल में लालच थी। तो ठीक है, हम तुम्हें ये चिल्ला देते हैं, तुम इसी हुजरे में कर सकते हो। 41 रातों का चिल्ला, और जब चिल्ला मुकम्मल कर लोगे तो वही हस्ती तुम्हारे पास ही आएंगी। अब वो घर पहुंचा और नौजवान था और घर वालों से उसने इजाज़त चाहिए कि मैं आता जाता रहूँगा, दिन को चक्कर लगा जाऊँगा, मेरे एक दोस्त का मसला बन गया है। खैर कवर किया उसने घर वालों को और उसको यूँ दोस्त की तरफ रहने की इजाज़त मिल गई। असल में वो घर वालों को तरीके से समझा चुका था कि मैं जो वज़ाइफ करता हूँ उसी वज़ाइफ के सिलसिले में ही मैं जा रहा हूँ और दोस्त की तरफ रहूँगा। घर यहाँ मैं वज़ाइफ नहीं कर पा रहा तो दोस्त की तरफ मुझे वजीफ़ा ही करना है। उसका घर इस तरह का है जो खाली है, मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ पे कोई भी इंसान ना हो। तो इसलिए तो घर वालों ने उसको जैसे कैसे इजाज़त दे दी। वहाँ उन्होंने वो चिल्ला शुरू कर दिया। उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में चिल्ला कोई किया ही नहीं था। जुस्तजू थी, आरज़ू थी, मोहब्बत थी, चाहत थी, माफ़ी तलाफ़ी थी जो चाहते थे। चिल्ला करते करते ये 6वां और 7वां दिन था। ये चिल्ला करते करते उनकी आंख लग गई और वो आंख भी कोई 2 से 3 मिनट के लिए लगी होगी कि वहीं पे वो दायरे कड़े के अंदर जो बैठे थे उनका वज़ू टूट गया, हवा खारिज हो गई। और ऐसा ही होता है, आप जब बावज़ू होके बैठे होते हैं तो आपको एक्टिव रहना होता है, सोना नहीं होता। हल्की सी आंख लगी नहीं, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, आप मारे जा सकते हैं। ऐसा ही हुआ, दायरे कड़े से वो बाहर तो ना निकले लेकिन वज़ू टूट गया और जैसे ही आंख खुली, उस झटके से आंख खुली जो उस कमरे के अंदर ज़लज़ला सा आ गया था। चारों तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे, इंतहाई खौफनाक और इंतहाई भयानक किस्म के जिन्नात जो सामने गोल दायरा बना के उस कमरे में खड़े थे। काले स्याह, उनके पांव तो ज़मीन पे थे, उनके सर छतों को लग रहे थे। इतने खौफनाक थे कि उसको लगा उसका दिल फट जाएगा। उसने कभी भी इतने भयानक, इतने खौफनाक जिन नहीं देखे थे। वो कांपना शुरू हो गया और जिस अंदाज में उसको देख रहे थे, उनकी लाल सुर्ख आंखें थीं और काले पसम किस्म के वो जिन्नात, वो लगता था कि अब उसका खौफ के मारे दिल बंद हो जाएगा। वो आगे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ बड़े। वो खौफनाक जिन्नात जो उस कमरे के अंदर, जिस कमरे में उसने दायरा कड़ा कर रखा था और सिर्फ एक दिया जल रहा था और उस दिए की रोशनी में वो क्लियर जिन्नात उसको नज़र आ रहे थे कि जब उसके बिल्कुल करीब पहुँचे तो खौफ के मारे वो वहीं गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था। बाहर रोशनी हो रही थी। जान चुका था कि वो रात यहीं पड़ा रहा है। उठा, लेकिन उसने अक्लमंदी ये की जिस तरह समझाया गया था। उसने दायरा कड़ा फिर से खोला जो उसने बंद किया था। दायरा कड़ा खोला और उस पीर के पास, गद्दी नशीन के पास पहुंचा और सारा वाक़या सुनाया। तो उन्होंने कहा, तुम बच इसलिए गए हो कि तुमने दायरा कड़ा जो लगाया था उसके अंदर वो नहीं आ सकते थे। वो जो तुम्हारी तरफ बढ़े थे तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें खौफज़दा करने के लिए बढ़े थे।
लेकिन उस दायरे कड़े के अंदर अगर तुम बेहोश होकर जब गिरे थे, तुम अगर कहीं दायरे कड़े से बाहर गिर जाते तो फिर तुम्हें वो मार डालते। ये इतना बड़ा चिल्ला था, क्योंकि तुम बेहोश हो के भी जो गिरे हो, तुमने इतना बड़ा दायरा कड़ा लगाया था कि उसी के अंदर गिरे पड़े रहे हो। और तुम जो बता रहे हो, तुम जिस तरह गिरे थे कि तुम्हारी टांगें फोल्ड थी और तुम ऐसे पीछे की तरफ गिर गए थे, और जब सुबह उठे हो तो टांगें उसी तरह फोल्ड थी। ये भी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अगर तुम्हारी टांगें दायरे कड़े से बाहर निकल जाती, तुम्हारे पाँव भी उस दायरे से बाहर निकल जाते तो तुम मर जाते, वो तुम्हें मार देते। लेकिन जब तुम्हारी आंख खुली तो तुमने फिर एक अक्लमंदी की कि उस दायरे को खोला और उसके बाद बाहर आते। ऐसे खुद से भी ऐसे बाहर आ जाते, वो तुम्हें पागल कर देते, तुम्हें मार देते। लेकिन सज़ा तो वो फिर भी देंगे। तुम्हें कहा था सोना नहीं है। वो घर तो पहुंच गया, उसने चिल्ला वहीं पे रोक दिया। लेकिन अब उसके साथ ये हुआ, उसके पेट में एक ऐसा शदीद दर्द शुरू हुआ जो ख़त्म ही नहीं होता था। वो कई हकीमों के पास गया, कई हकीमों की दवाई खाई, वो डॉक्टरों के पास गया, वो जहाँ जहाँ जा सकता था वो उसको चेकअप करते और कहते समझ नहीं आ रही, सब कुछ अपनी जगह पे कायम हो दायम है, सब कुछ ठीक है, तो ये दर्द कैसा है। कोई भी उसके दर्द को समझ नहीं पाया था, ना कोई हकीम ना कोई दवाई ठीक कर सकी थी। हाँ, ये ज़रूर हुआ था, वो जो सेहतमंद नौजवान वसीम जो हट्टा कट्टा था, लाल सुर्ख सेहतमंद था, अब वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा था। वो कुछ भी खा नहीं सकता था, चबा नहीं सकता था, पेट के अंदर दर्द ही इतना था। उसके गला इस अंदाज में हो चुका था, वो पानी, वो रोटी का टुकड़ा, वो कोई जूस कुछ भी डालता तो गले में ऐसे लगता जैसे कांटे चुभे हों। और जो चीज़ खाने वाली उसके गले के अंदर जो ही दाखिल होती तो उसको लगता वो इतने शदीद कांटों में पड़ा है, उसके गलों में जैसे किसी ने 50-100 कांटे चबो दिए हों, और वो चीखें मारता। लेकिन इंसान है, भूख भी तो सताती है, इंसान को भूख लगती है, वो कैसे भूख के बगैर रह सकता है। उसको शदीद भूख लगती, लेकिन उसको पता होता कि अगर मैं खाऊंगा तो मेरा गला मेरी चीखें निकलवा देगा। वो पानी का घूंट भी पीता तो इतनी तकलीफ़ में उसकी चीखें निकल जाती कि वो एक घूंट ही अंदर जा सकता। इतनी ज़बरदस्त खौफनाक उसको वो कांटे चुभते कि फिर हिम्मत ना होती दूसरा घूंट पी सकता। अब जब खाना पीना कम से कम हो गया, ना होने के बराबर हो गया, तो वो शख्स जो हट्टा कट्टा सेहतमंद सा था, सूख के कांटा हो गया, हड्डियों का ढांचा हो गया। भूख तो अब भी लगती थी, लेकिन वजूद के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उसको गले के अंदर से गुजार सके। गले में तकलीफ़ जो इतनी होती थी, जिसने गले में ऐसी कोई आग सी लगा रखी थी, ऐसी कोयले से रखे थे, आग में ऐसे कांटे चबोए हुए थे कि जिस शर्त थी कि कोई चीज़ भी अगर तुमने गलती से भी गले के अंदर डाली तो तकलीफ़ शुरू। और वो ऐसा ही करता, कोई चीज़ गले के अंदर नहीं डालता था। तो क्या होना था, सूख के कांटा हो गया, हड्डियों का ढांचा हो गया। एक दिन फिर से उठा, कई महीने हो गए थे खाए पिए बगैर, लगता था कि अब मर जाऊंगा। वो हस्ती तो कब की नाराज हो चुकी थी, अब भी वो अपने उस ब्रश को निकालता और उसको चूमता था। बस एक ही थी कि वो चूमता था। पता नहीं एक दिन घर बैठे बैठे दिल में क्या आई, उठा और उसी दरगाह पे फिर से चला गया। जिस तरह रोते हुए उसका दिनशी ने देखा था, उसी जगह पे गया और दिल की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उसने पेट पे हाथ रखा हुआ था, शदीद दर्द था उसको पेट के अंदर, और उसने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। आंसू बहे जा रहे थे, झाड़ू लगा रहा था, पेट पे हाथ रखा था कि ऐसे झाड़ू लगाते लगाते कोने पे पहुंचा, शाम हो गई। कब सुबह से शाम हुई उसको एहसास तक ना हुआ। दर्द था पेट में, वो उसको मार तो नहीं सके थे, लेकिन ऐसी तकलीफ ज़रूर दे गए थे कि अब वो खा नहीं सकता था, पेट के अंदर दर्द रहता था और गले में कांटे चुभे रहते थे। वैसे कुछ गले में नहीं होता था, खाने की सूरत में वो कांटे जहर बन के ऐसे चुभते उसको कि उसकी चीखें निकल जाती और पेट में दर्द सा रहता। ये सज़ा थी उस चिल्ले की जिसको वो मुकम्मल नहीं कर सका था, और नींद आ गई थी, वज़ू टूट गया था। सफाई करते 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 उसी दरबार के कोने में जाके बैठा, झाड़ू रखी, सर ऐसे पीछे लगाया दीवार से, और नींद सी आ गई। आंखें क्या बंद हुई कि फिर वही बुजुर्ग हस्ती जो उसको छोड़ के गई थी, वही हस्ती उसकी आंखों के सामने आई और सिर्फ इतना कहा, घर जाओ, तुम्हारा दर्द ठीक हो गया।
बस इससे ज़्यादा कोई जुमला नहीं था जो उसके कानों ने सुना हो। ख्वाब में सिर्फ इतना ही जुमला बोला। वही बुजुर्ग नेक हस्ती आई और कहा, घर जाओ, तुम्हारा दर्द ठीक हो गया, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। दर्द नहीं लफ्ज़, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। एकदम से झटका मार के उठ बैठा। देखा कहाँ हूँ? दरबार पे हूँ। दरगाह के कोने में झाड़ू रख के बैठा, अभी ही तो बैठा था। कोई टाइम देखा, वही टाइम है, रात भी नहीं हुई। शाम तेज़ी से 30 मिनट होते हैं शाम के। सूरज गरूब 30 मिनट के अंदर अंधेरा फैल जाता है। अभी ही तो बैठा था, तभी उसने देखा या बैठा हूँ, जिस तरह की रोशनी थी वैसी ही रोशनी है। इसका मतलब है सोए हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, बस आँख ही लगी है। और बुजुर्ग ने आके कहा, घर जाओ, बीमारी ख़त्म हो गई। और देखा पेट में जो दर्द था वो दर्द नहीं है। घर गया, भागता हुआ घर पहुंचा और पानी का गिलास भरा और जैसे ही घूंट लिया डरते धड़कते दिल के साथ, तो कोई तकलीफ, कोई चुभन, कोई कांटा नहीं महसूस हुआ और वो जल्दी से पानी पीना शुरू हो गया। माँ के पास पहुंचा और कहा, माँ मुझे खाना दो। माँ भी हैरान हो गई, कैसे ये खाना मांग रहा है? ये वही बेटा है ना जो तकलीफ में है, जो पेट में दर्द और गले में ऐसे कांटे चुभते हैं, जो किसी भी हकीम डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। वो खाना मांग रहा था और उसने अपनी माँ को फिर से पानी पी के दिखाया। माँ मैं पानी पी सकता हूँ, माँ मैं ठीक हो गया हूँ। और माँ ने उसके लिए उस दिन जब खाना रोटियां बनाई तो देखने वालों ने देखा कि वो खाए जा रहा था। ऐसा लगता था कई सालों से भूखा हो। इस अंदाज में वो सालन और रोटियां खा रहा था, जो पूरे घर वालों के लिए सालन बना था। जो घर वालों के लिए जितनी रोटियां बनती थी वो अकेला खा गया था, सालन और रोटियां। और वो आखिरी दिन था उसकी बीमारी का। उसके बाद दोबारा कभी उसको कोई बीमारी नहीं हुई। हाँ, वो ब्रश हमेशा उसके पास रहा और वो हमेशा उस ब्रश को चूमते रहे। और जब बच्चों ने बार बार पूछा तो एक दिन बैठ के ये सारी कहानी भी सुना दी और कहा, यही वो ब्रश है जो मुझे उस नेक बुजुर्ग जिन ने आखिरी दफ़ा निशानी दी थी, इसलिए मैं उसको चूमता हूँ। तुम्हें ये कहानी लगती होगी, तुम्हें ये मजाक लगता होगा, लेकिन वो रो पड़े और कहा, मेरे साथ ये हुआ है। तब उस दिन बच्चों को एहसास हुआ, बाप जो बैठा बोल रहा है वो मजाक नहीं, उसकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। और वो बोले, और ये भी मैं बता दूं, अब मेरे मरते दम तक वो कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगे, वो मुझसे खफा हो चुके हैं। कुछ अरसा वो कहते हैं बच्चों को बताते हुए कि मैं उसी घर में रहा और उसके बाद ऐसा उस घर से दिल उदास हुआ, ऐसा दिल से वो घर उतरा कि वो नेक बुजुर्ग हस्ती मुझसे इसी घर से नाराज़ हुई है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। जब वो हस्ती इस घर में नहीं रहती, क्योंकि वो हस्ती ही चली गई थी। वो कहते थे वो उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर जो मुझे ठंडक का गर्मियों में एहसास होता था, वो ठंडक भी ख़त्म हो गई थी। वो वहाँ से क्या गए थे, उस कमरे से अपना नूर, उस कमरे से अपनी ठंडक भी साथ ले गए थे कि फिर मैं वहाँ ना रह सका और वहाँ से मैं दिल्ली चला गया। वहीं शादी की, वहीं बच्चे हुए। और तुम अब आज जो मेरी कहानी बैठे सुन रहे हो और इस बुर्श का मुझसे पूछ रहे हो, ये वही कहानी है। ये वही ब्रश है जो उस घर में उस बुजुर्ग ने मुझे दिया था। और अपनी कहानी सुना के वो रोना शुरू हो गए। उनकी आंखों से बरसते उन आंसुओं को देख के लगता था कि वो बहुत तकलीफ़ में हैं, अपनी उस नेक बुजुर्ग हस्ती को याद करके। आज भी उनको ना सिर्फ बहुत याद आते हैं, बल्कि आज भी उनके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और जब तक वो ज़िंदगी में जिंदा रहे, इस ज़िंदगी की दौड़ में भागते रहे, चलते रहे, बैठते रहे, सोते रहे, तो उसी कंघे से, उसी ब्रश से हमेशा मोहब्बत करते रहे, उसको चूमते रहे, उसको अकीदत से देखते रहे। लेकिन एक वक्त आया, वो भी इस दुनिया को छोड़ गए। तो फिर सवाल, वो ब्रश कहाँ गया? कभी किसी को नहीं पता लग सका। वो हस्ती अपना वापस ले गई या कहाँ गया? घर वालों को वो ब्रश नहीं मिला था कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जिन्होंने कहानी भेजी, आप कहते हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और उस ब्रश का भी किसी को नहीं पता। तो उन्होंने मुझे कहा है, अब वो न्यू दिल्ली में रहती हैं, जिनकी मैंने आपको कहानी सुनाई कि आप इस कहानी को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। तो मैंने उनकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल की है। फिर से एंड में कहूँगा, ह्यूस्टन में हूँ जी मैं इस टाइम, अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में, टेक्सास में। तो आप लोग ह्यूस्टन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है मेरी। बाल्टीमोर, मैरीलैंड में काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है। तो बाकी लोग जो मिलना चाहते हैं, इसी नंबर पे मुझसे रब्ता कीजिए, मुझे आप मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए, अपना नंबर सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करूँगा। मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, पाकिस्तान का, शुरू में कोड लिखेंगे +92 313 665550। मैं रिपीट करूँगा, +92 313 665550। उर्दू में
+923136655500। इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मेरी यहाँ पे मुलाकात होगी और इसी ही नंबर पे आप मुझे अपनी स्टोरियाँ भेजिए। आखिरी में एक बात जो मैं कहना भूल गया हूँ, वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे कहानी भेज रखी हैं वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके, मैंने क्योंकि मोबाइल चेंज किया, अब लोगों के सामने ये वाला मोबाइल जो मैंने लिया है इसी काम के लिए, कि पहले में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, प्लीज़ वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे वॉइस मैसेज में कहानियाँ भेजी हुई हैं, मैंने इधर ट्रांसफ़र किया है डाटा सारा, तो वो ये हो रहा है कि जितनी भी वॉइस मैसेज वाली स्टोरीज़ हैं वो मुझसे डाउनलोड नहीं हो रही, डाउनलोड फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसी मैसेज को ही दोबारा मुझे सेंड कर दीजिए, सब लोग जितने भी सुनने वाले हैं, ताकि आपकी कहानी उसको मैं आगे प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। अगेन, जितनी भी लोगों ने लिख के भेजी हुई है कहानी वो मौजूद है, लेकिन जिन्होंने भी मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके कहानी भेजी हुई है उन सबसे रिक्वेस्ट है अपनी कहानी को दोबारा मुझे सेंड कर दें, ताकि जितने भी लोगों की अभी तक कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी, ताकि उसको मैं प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। तो आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।